हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो लेक्चर पे हम लोगों ने 1 से लेकर के 10 तक क्वेश्चंस कवर कर लिए थे। अब इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 11 से लेकर के 20 तक के क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे। इसमें कुछ क्वेश्चंस न्यूमेरिकल के होंगे और कुछ क्वेश्चन जो हैं वो थ्योरी के होंगे। क्वेश्चन नंबर 11, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो क्लास ज़रूरी हो जाता है कि आप यहाँ पर इस फॉर्मूले को समझें कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट कैसे किया जाता है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के लिए एक फार्मूला सीधे है जो कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री की बात करता है। दूसरा जो फार्मूला हमारे पास है वो रहेगा मटेरियल कंज्यूम्ड, ठीक, डिवाइडेड बाय यही एवरेज इन्वेंट्री। तो अब प्रॉब्लम ये आती है कि हम किस समय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का यूज़ करें और किस टाइम पे हम मटेरियल कंज्यूम का यूज़ करें। यहाँ पर क्वेश्चन में ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वाला फार्मूला यूज़ आप नहीं करेंगे। सर यही तो जानना है कि हम इसको क्यों नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि इसका जो की फैक्टर है उसके ऊपर ध्यान दीजिए। इस क्वेश्चन के वो की फैक्टर जो है वो है मटेरियल कंज्यूम्ड। ये है मटेरियल कंज्यूम्ड। जब मटेरियल कंज्यूम जो है वो आपका डे बेसिस पे गिवन हो, किसके बेस पे गिवन हो, डे बेसिस पे, तो डे बेसिस की कंडीशन में आपको पर एनम कैलकुलेट करना पड़ता है। और जब हम पर एनम कैलकुलेट करेंगे मींस डे बेसिस पे गिवन जितने भी दिन का गिवन हो उसको 365 से मल्टीप्लाई करिए और मल्टीप्लाई करके आप आ जाओगे कहां पर, नॉर्मल कंजम्पशन पे। जब बल्कि यहाँ क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि कंजम्पशन की वैल्यू सीधे गिवन है, ये इंडिकेट नहीं कर रहा कि कितने वीक के लिए कितने डेज के लिए, तो डायरेक्टली ये ओवरऑल कंजम्पशन गिवन है। इसलिए हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और एवरेज इन्वेंट्री वाले फॉर्मूले पे नहीं जाएंगे, हम मटेरियल कंज्यूम डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री पे जाएंगे। तो मटेरियल कंज्यूम्ड आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में दिख ही रहा है कि ये वाला फॉर्मूला हमको यूज करना है। तो इसके लिए मटेरियल कंज्यूम्ड हो गया 7500। अब बात आती है एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री का कैलकुलेशन इस मेथड के थ्रू अगर आप करोगे तो अलग है, इस मेथड के थ्रू एवरेज इन्वेंट्री कैलकुलेशन करोगे तो अलग है। यहाँ पर जब हम एवरेज इन्वेंट्री की बात करते हैं इस जगह इस मेथड में, तो ये बात करता है मैक्सिमम प्लस मिनिमम, मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइडेड बाय 2। मगर हम चल किसके थ्रू रहे हैं, मटेरियल कंज्यूम वाले मेथड के थ्रू। तो इस हालत में मिनिमम स्टॉक प्लस हाफ रीऑर्डर, इस कंडीशन में 7500 डिवाइडेड बाय मिनिमम स्टॉक लेवल है हमारा 1200 प्लस हाफ किस चीज का, रीऑर्डर क्वांटिटी का, मतलब 1500 का। तो इसको हम लिख सकते हैं 7500 डिवाइडेड बाय हाफ हुआ 750, 1950। सो फाइनली इसका आंसर आया 3.846 और ये आपका आंसर जो रहेगा ये टाइम्स में रहेगा। तो इससे नियर अबाउट 3.84 कोई डायरेक्ट आंसर नहीं है, तो 3.85 अगर इसको हम अप्रॉक्स कर देते हैं तो 3.85 ये हमारा आंसर हो जाएगा 3.85 और ये हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 सीधे सीधे थ्योरी का है। इन प्रोसेस कॉस्टिंग अ जॉइंट प्रोडक्ट इज, तो ध्यान से समझिएगा कि जिस समय आप प्रोसेस कॉस्टिंग की बात कर रहे हो और उसमें आउटपुट आ रहा हो, अगर आउटपुट एक ही वैल्यू का है, मतलब दो आउटपुट सपोज करिए आ रहे हैं और दोनों की वैल्यू अमाउंट वाइज ज़्यादा डिफर नहीं करती, सेम होती है या नियर अबाउट होती है, तब वो ज्वाइंट होता है। और जब एक की वैल्यू ज़्यादा हो और दूसरे की वैल्यू काफ़ी कम आ रही हो तब उसको हम बाई प्रोडक्ट कहते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन देखिए, ज्वाइंट प्रोडक्ट इज, पॉइंट नंबर ए, अ प्रोडक्ट विच इज लेटर डिवाइडेड इनटू मैनी पार्ट्स, ऐसा मैंने बताया ही नहीं कुछ। B, a product which is produced simultaneously with other product and if of similar value to at least
वन ऑफ द अदर प्रोडक्ट, बिल्कुल करेक्ट, यही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 13। प्रोसेस कॉस्टिंग सिस्टम ऑफ एम्स कंपनी used an input of 3500 kg of material at rupees 20 per kg and labor are 2750 at rupees 25 per hour. Normal loss is 20% and losses can be sold at a scrap of 5 rupees per kg. Output was 2950. What is the value of output? ये क्वेश्चन बिना अकाउंट के फॉर्मेट के करने में काफ़ी टिपिकल होगा, तो इसके लिए बेसिक जो फॉर्मेट है प्रोसेस का उसकी हमें हेल्प लेनी पड़ेगी। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो मटेरियल दे रखा है सबसे पहले हम उसको लिख लेंगे। मटेरियल जो हमारा इंट्रोड्यूस हुआ है, ये मटेरियल जो इंट्रोड्यूस हुआ है वो एट द रेट ऑफ ₹20 पर इंट्रोड्यूस हुआ है और इसके लिए केजी कितनी दे रखी थी 3500। एक इंफॉर्मेशन ये गिवन है। दूसरी हमारे लिए जो इंफॉर्मेशन है वो लेबर की गिवन है। लेबर जो है वो 25 रुपीज़ पर आवर क्वेश्चन में गिवन है और हमारे पास जो टोटल आवर्स गिवन है क्वेश्चन में वो लिए गए हैं 2750 आवर्स। इतने आवर्स जो है वो काम हुआ है। तो अब अगर हम इनपुट में अपनी कॉस्ट देखें तो वैल्यू हमारे पास मटेरियल और लेबर दो की दे रखी है खाली क्वेश्चन में। तो मटेरियल की तो 70,000 हो गई और लेबर की वैल्यू 68750। एक इंफॉर्मेशन ये गिवन है। साथ में ही क्वेश्चन में गिवन था नॉर्मल लॉस, तो हम यहाँ पर नॉर्मल लॉस ले लेंगे और नॉर्मल लॉस हमारे पास गिवन है एट द रेट ऑफ 20%। अब इसमें स्टूडेंट्स को गलती होती है निकालने में, तो जब भी निकालेंगे तो जो इनपुट होता है इसके ऊपर निकालेंगे। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 20% ऑफ 3500 मीन्स 700 का हो गया। और इसके बाद जो स्क्रैप हम सोल्ड कर रहे हैं वो भी क्वेश्चन में गिवन है एट द रेट ऑफ ₹5 पर केजी। इसका मतलब 700 इंटू 5 अगर किया जाए तो 3500 का हमें लॉस हो गया। साथ में ही क्वेश्चन में एक और इंफॉर्मेशन गिवन है जो हमें फिनिश्ड प्रोडक्ट के बारे में बोल रहा है, या फिर हो सकता है फिनिश नहीं तो आउटपुट तो बोल ही रहा है। तो ये हमें बता रहा है फाइनल आउटपुट ऑफ दिस प्रोसेस। फाइनल आउटपुट जो इस प्रोसेस का है वो है 2950 और क्वेश्चन में कहा गया जो फाइंड करना है वो हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है कि ये वैल्यू कितनी आई। तो देखिएगा इस वैल्यू को कैलकुलेट करने का बहुत ही आसान सा तरीका बताने जा रहे हैं। अब डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इन दोनों के अगर आप टोटल पर ध्यान दो तो डेबिट का टोटल 3500 आ रहा है, जब बल्कि क्रेडिट का टोटल हमारा 3650 आ रहा है। इसका मतलब अरे सर हमने कम लगाया और ज़्यादा मिल रहा है। यहीं पर आपको सीखना है कि जब क्रेडिट साइड का टोटल आपका ज़्यादा आ जाता है तो इस वाली वैल्यू के लिए हम नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व करते समय क्या वर्ड यूज़ करते हैं। बिल्कुल सही आपके दिमाग में आया कि ये हमारे लिए एबनॉर्मल गेन है। तो बेटा ये एबनॉर्मल गेन की सिचुएशन है, एबनॉर्मल गेन की सिचुएशन है और हमें इसके आउटपुट का वैल्यू निकालना है। तो घबराइए नहीं, एबनॉर्मल गेन की भले सिचुएशन है, हमसे एबनॉर्मल गेन की वैल्यू के लिए नहीं कहा गया है फाइंड करो, सिर्फ फाइनल आउटपुट के लिए कहा गया है। तो इसका बेहतर तरीका आपको बता देते हैं कि आप डेबिट साइड का टोटल अलग करिए और उसके बाद में जो क्रेडिट साइड का टोटल है उसको इसमें से माइनस कर दीजिए, डेबिट साइड में से क्रेडिट साइड का। तो डेबिट साइड में दो आइटम आपके पास दे रखे थे, एक हमारे पास यूनिट है 3500 और ये 138,750 इसकी अमाउंट हो गई। ये डेबिट साइड है। अगर हम सब अलग कर देते हैं तो आफ्टर देन क्रेडिट में अगर आते हैं तो क्रेडिट में अगर इसको फाइंड जो करना है इसकी वैल्यू छोड़ दी जाए तो हमारे पास कितना है 700 और 3500। तो आप डेबिट साइड के टोटल में से लेस कर दीजिए क्रेडिट साइड का जो बैलेंस टोटल है। तो क्रेडिट साइड की वैल्यू 700 और ये वैल्यू हो गई 3500। इसका मतलब है ये वैल्यू आपकी आई जो यूनिट्स बच रही हैं वो 2800
और ये 135250 ये किस चीज़ के लिए, जो केजी आपने यूज़ किया था जिससे यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे थे, और ये किस चीज़ के लिए, अमाउंट के लिए। तो कुछ नहीं करना है, वह हल्का सा सिर्फ एक वर्किंग नोट देखिए, इसमें डेबिट साइड के आइटम में से क्रेडिट साइड का जो आइटम है उसको लेस कर दीजिए। अब इसका मतलब है कि 135250 ये रिप्रेजेंट कर रहा है 2800 केजी के लिए, और हमें फिगर किसकी निकालनी है, 2950। तो बस जिसको फाइंड करना हो, हमेशा हम लोग इसी बारे में बात करते हैं कि उससे हम इसको मल्टीप्लाई कर दें। ये हो जाएगा 142495, और यही आप अपने ऑप्शन में आंसर को देख सकते हैं कि 142495 ये आपका ऑप्शन नंबर ए गिवन है। रिवाइंड करके एक बार क्वेश्चन देख लें, और ये पूरी इसकी वर्किंग नोट हो गई। Next question number 14. A company make a single product and incur fixed cost of rupees 30,000 per annum. Variable cost is rupees 5 each. Unit sale for rupees 15. Annual sale demand is 7,000 units. The break even point निकालने को कह रहा है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ब्रेक इवन पॉइंट हम फाइंड कैसे करते हैं। तो ब्रेक इवन पॉइंट के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला रहता है वो फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ये हमारा फॉर्मूला रहता है। अब दिमाग में बात आती है कि सर ये कंट्रीब्यूशन हम कैसे निकालते हैं। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की बात हो रही है, तो इसका मतलब हुआ कि जो सेल प्राइस है वो भी कौन सी, पर यूनिट, उसमें से हम वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को माइनस कर देते। तो क्वेश्चन में देखें कि सेल प्राइस दे रखी है 15 और वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है 5, इसका मतलब कंट्रीब्यूशन आ गया हमारा 10। अब क्वेश्चन में फिक्स्ड कॉस्ट देखी जाए कि कितनी दे रखी है। क्वेश्चन में फिक्स्ड कॉस्ट गिवन है 30,000, तो क्वेश्चन के हिसाब से हम फिक्स्ड कॉस्ट लेते हैं 30,000। ये सर आप कहाँ पर ले रहे हो, बेटा ये ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला हम फाइंड कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय 10, इसका मतलब 3000 ये हमारा आंसर होना चाहिए। और ये 3000 जो है ये ब्रेक इवन पॉइंट है, इसका मतलब है ये वो पॉइंट है जहां पर नो प्रॉफिट नो लॉस है। अब क्वेश्चन में सर एक और इंफॉर्मेशन गिवन थी, एनुअल सेल्स डिमांड 7000 यूनिट्स। तो एनुअल सेल्स डिमांड जो 7000 यूनिट्स है वो सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दी गई, ब्रेक इवन पॉइंट सिर्फ इसी फॉर्मूले से ही निकल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 सीधे सीधे थ्योरी का है, इन मेक और बाय डिसीजन। ये मार्जिनल कॉस्टिंग का मेक और बाय की बात कर रहा है। इट इज प्रॉफिटेबल टू बाय फ्रॉम आउटसाइड ओनली व्हेन सप्लायर प्राइस, मतलब हम अगर सब बाहर से परचेज करें और हम खुद उसको मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन ये कह रहा है। तो ऐसी कौन सिचुएशन होगी कि जब हम आउटसाइडर मतलब बाहर से परचेज कर रहे हो और खुद मैन्युफैक्चर ना करें, तो इस हालत में क्या चीज इंपॉर्टेंट होगी फर्म के लिए। तो इसमें ऑप्शन में गिवन है फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट। तो मार्जिनल अगर चैप्टर आपने थोड़ा सा ही पढ़ा है तो आपको अंदाजा होगा कि मार्जिनल इज टोटली बेस्ड ऑन वेरिएबल कॉस्ट। तो सीधा सीधा ऑप्शन नंबर बी है, हम वेरिएबल कॉस्ट को कंपेयर करते हैं अपने सप्लायर से, या जहां हम ओपन मार्केट में परचेज करने जा रहे हो। अगर हमको मार्केट में ही प्राइस 10 रुपीज सपोज करो मिल जाता है, हम परचेज करते हैं, और अब हम मैन्युफैक्चर करें तो उसकी कॉस्ट आती है 15 रुपीज। तो हम 15 रुपीज वेरिएबल कॉस्ट लगाने से बेहतर है कि 10 रुपीज मार्केट में देकर परचेज कर ले। क्वेश्चन यही पूछ रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो गया बी, वेरिएबल कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ टेंडर इज 5 लाख, व्हाट विल बी द टेंडर प्राइस इफ द प्रॉफिट इज एडेड 20% ऑन टेंडर प्राइस। तो इस हालत में 20% जो है वो हम ऐड कर लेते हैं 5 लाख पर। तो इसका आंसर जिन स्टूडेंट्स का डायरेक्टली निकल करके आता है 6 लाख, वो इंतजार करें, और 6 लाख वाले थोड़ा सा खास तौर से ध्यान से देखें। तो देखिए क्वेश्चन में जो कह रहा है वो हमारे पास है कॉस्ट।
कॉस्ट में हम प्रॉफिट को ऐड करके ही बनाते क्या हैं, टीपी मतलब टेंडर प्राइस। अब क्वेश्चन में जो प्रॉफिट दे रखा है वो डिपेंड किसके ऊपर हो रहा है, टेंडर प्राइस। मैंने आप मेरे स्टूडेंट्स प्रीवियस वाली क्लास में देख कर भी समझ गए थे, वहां पर भी ये कॉन्सेप्ट था कि जिसके ऊपर ऑन लगा हो उसको इक्वेशन में हमेशा क्या ले लेना चाहिए, 100। तो यहाँ प्रॉफिट ऑन टेंडर प्राइस दे रखा है, उसको हम ले लेंगे 100। तो इस तरह इक्वेशन में टेंडर प्राइस का परसेंटेज हो गया कितना, 100, और साथ में जो प्रॉफिट है उसका परसेंटेज हो गया 20। तो कॉस्ट बैलेंसिंग फिगर करके हम 80 फाइंड कर लेते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है 80, जो कॉस्ट की फिगर हमारे पास दे रखी है। अब आते हैं क्वेश्चन पे, क्या दे रखा है। तो क्वेश्चन में कॉस्ट की वैल्यू कितनी गिवन है बेटा, 5 लाख, और प्रीवियस लेक्चर जो फर्स्ट शीट थी उसे बताया था जिसका अमाउंट गिवन हो हमेशा उसको उसी परसेंटेज से डिवाइड करो। तो इस जगह पर इसका परसेंटेज कितना दे रखा है, इसका परसेंटेज दे रखा है 80, और क्वेश्चन क्या फाइंड करवाना चाह रहा है आपसे, टेंडर प्राइस। टेंडर प्राइस का परसेंटेज कितना दे रखा है, 100। तो इस कंडीशन में जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर जो है वो 6,25,000 आएगा। और मैंने बताया था कि जिन लोगों का 6 लाख आ रहा हो वो लोग इसको बहुत ध्यान से देखें। तो आंसर नंबर जो है वो सी, 6,25,000, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 थ्योरी का है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ वेज पेमेंट इज मोर सुटेबल वेयर क्वालिटी एंड एक्यूरेसी। दो वर्ड दे रखे हैं, क्वालिटी भी चाहिए और एक्यूरेसी चाहिए। वेयर क्वालिटी एंड एक्यूरेसी वर्क ऑफ प्राइमरी इंपॉर्टेंस, मीन्स हम जो प्रोडक्शन कर रहे हैं उसमें हमको गुड्स की क्वालिटी भी चाहिए और एक्यूरेट टाइम पर भी हमारा काम कंप्लीट हो जाए, मतलब वेस्टेज कम से कम हो। तो ऑप्शन में गिवन है टाइम रेट मेथड, पीस रेट मेथड, होलसेल प्रीमियम मेथड, रोबेन। अभी यहाँ पे क्योंकि प्योर बात हो रही है किस कंडीशन के लिए, कि हमें एक्यूरेसी और क्वालिटी चाहिए, तो टाइम और पीस के बीच में आंसर आपको देखना चाहिए। तो जब पीस के लिए आप आंसर देखोगे तो पीस गलत है। अब इस पे बात करते हैं गलत क्यों है। पीस के बेस पर अगर आप किसी को पेमेंट करो तो उस जो लेबर होगा उसका पर्पस क्या होगा, कि ज्यादा से ज्यादा मनी अर्न करना। तो अब वो मैक्सिमम पीस ही तो प्रोड्यूस करेगा, और जब पीस प्रोड्यूस करेगा ज्यादा से ज्यादा तब उसमें क्वालिटी डिक्रीज करने लगेगी, आराम से नहीं करेगा, जल्दी जल्दी प्रोड्यूस करेगा। अब दूसरी तरफ टाइम की बात करिए, आपने टाइम 8 आवर्स का उसको 800 रुपीज दे रहे हैं, तो अब लेबर 800 रुपीज पे वर्क करेगा। अब वो चाहे 10 यूनिट बनाए और चाहे 15, आपने अगर स्टैंडर्ड 10 रख दिया है तब वो मिनिमम 10 ही मेंटेन करेगा, और जल्दबाजी करके 15 यूनिट जल्दी जल्दी प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होता है, टाइम। तो टाइम रेट मेथड आप यहाँ पे रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है। इन एलिमेंट वाइज क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड। ओवरहेड्स की बात हो रही है और हम ओवरहेड्स में जब यूज नहीं करेंगे क्या, फिक्स्ड। तो ऑप्शन नंबर ए है फिक्स्ड ओवरहेड, क्योंकि इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर तो मेन फैमिली हेड दे ही रखे हैं, तो फिक्स्ड ओवरहेड को आपको अलग करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 गिवन है। ओपनिंग स्टॉक एज पर फाइनेंशियल बुक इज ₹20,000, एज पर द कॉस्ट अकाउंट इज ₹24,000, व्हाट विल बी द प्रॉफिट एज पर द फाइनेंशियल बुक व्हेन प्रॉफिट एज पर कॉस्ट बुक इज ₹50,000। हमें यहाँ पर जो समझने वाला है वो बात ये है कि क्लोजिंग स्टॉक आपके पास दो आइटम्स के दे रखा है, मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग के थ्रू दे रखा है और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के थ्रू दे रखा है। कॉस्ट अकाउंटिंग जो क्वेश्चन में कह रहा है उसके थ्रू गिवन है 24,000, और यहाँ पे क्लोजिंग नहीं, मैं गलत लिख गया, दिस इज योर ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन भी पूरा अलग हो जाता ओपनिंग और क्लोजिंग को लेकर के, और फाइनेंशियल में इसकी वैल्यू ली गई है 20,000। तो बेटा ये कॉस्ट में ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू ली गई है, और इसके बाद में जो गिवन है वो इसका प्रॉफिट भी गिवन है, ये है 50,000, प्रॉफिट गिवन है 50,000। तो इस कंडीशन में साफ साफ देखिए ओपनिंग स्टॉक का नेचर। मैं आपको हिंट दे देता हूं, जब आप ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करते हो, याद करो ट्रेडिंग और P&L अकाउंट, या ये ट्रिक और हिंट है आपके लिए काम करेगा,
तो इसमें ओपनिंग स्टॉक डेबिट में आता है कि नहीं आता है? ओपनिंग स्टॉक, और ओपनिंग स्टॉक डेबिट पे आ रहा है, इसका मतलब इधर की तरफ जो डील हो रहे हैं वो सब एक्सपेंसेस डील हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? इसीलिए मैंने कहा था कि ओपनिंग स्टॉक की जगह अगर मैं गलती से क्लोजिंग स्टॉक लिख जा रहा था तो आंसर बेटा एकदम अलग हो जाता। तो हिंट ये है कि ओपनिंग स्टॉक लिखा तो ओपनिंग स्टॉक है, इसको देख करके आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसको आप एक्सपेंसेस मानेंगे। ठीक, तो आपने कॉस्ट अकाउंटिंग में एक्सपेंसेस ज्यादा दिखा दिए हैं। कितने से ज्यादा दिखा दिए हैं? दोनों कंपेयर करो, 4000 से ज्यादा दिखा दिए हैं। तो अगर एक्सपेंसेस तुमने 4000 से ज्यादा दिखाए हैं तो फाइनेंस अकाउंटिंग के मुकाबले तुम्हारा प्रॉफिट 4000 कम आएगा कि नहीं आएगा? तो इसका मतलब है आप कॉस्ट अकाउंटिंग में 4000 ज्यादा एक्सपेंसेस कर रहे हो। तो अगर 4000 ज्यादा एक्सपेंस करोगे तो इसकी वजह से क्या होगा? आपका प्रॉफिट कम आएगा। और फाइनेंस में उसको नहीं दिखाया एक्सपेंस को तो प्रॉफिट ज्यादा आएगा। कितने का डिफरेंस है? 4000 का। तो 4000 से प्रॉफिट फाइनेंस का ज्यादा आएगा। कॉस्टिंग का दे रखा है तो यही निकालना है कि इसका प्रॉफिट कितना आएगा। तो अभी अभी आपने क्या कहा कि ये 4000 से ज्यादा आएगा। तो अगर 4000 से ज्यादा आएगा तो इसका फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्रॉफिट 54000 होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। आज के हम लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। कैलकुलेट डेप्रिसिएशन पर आवर। जल्दबाजी मत करिएगा, क्वेश्चन देखिएगा। कैलकुलेट डेप्रिसिएशन पर आवर गिवन है। अब डेप्रिसिएशन के लिए हमें सर फॉर्मूला पता है, हम उसी से निकालते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पर मशीन के केस में देखो ओरिजिनल वैल्यू और बुक वैल्यू दोनों दे रखी है। अगर हम मशीन की बात करें तो मशीन के केस में देखेंगे आप ओरिजिनल कॉस्ट और बुक वैल्यू दोनों दे रखी है, ओरिजिनल एंड बुक वैल्यू। अब जब हमें कैलकुलेट करना है तो इसमें से किसके साथ चलना है ये सबसे पहले डिसीजन लेना है। तो हम ओरिजिनल वैल्यू के थ्रू ही क्वेश्चन में आगे रन करेंगे और ये होगा 1 लाख। बुक वैल्यू को हमको कंसीडर नहीं करना है। ओरिजिनल वैल्यू जो स्टार्टिंग में चल रही थी वहां से हम लोग फाइंड करना स्टार्ट करेंगे। तो 1 लाख क्वेश्चन में गिवन है। आफ्टर देन क्वेश्चन में स्क्रैप वैल्यू गिवन है। तो फॉर्मूला हमको पता है कि वैल्यू माइनस हम क्या करते हैं? स्क्रैप। और स्क्रैप कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 5000। ये फॉर्मूले का पार्ट है, जूनियर क्लासेस कहा जाता है। डिवाइडेड नंबर ऑफ ईयर्स, कितने साल हम इसको यूज कर रहे हैं? तो इसको यूज कर रहे हैं हम लोग 5 ईयर्स। क्वेश्चन में गिवन है कि 5 ईयर्स जो है उसकी एस्टिमेटेड वर्किंग लाइफ है, उसी को माना जाता है कि यूज किया जा रहा है। इस तरीके से ये वैल्यू हो गई 95,000 डिवाइडेड बाई 5। इसका मतलब है कि पर एनम ये वैल्यू आपकी निकल के आ गई 19,000। सर यही 19,000 आंसर है। डेप्रिसिएशन पर आवर कहा गया है, तो जब पर आवर कहा गया है तो ये बेटा आपका पर एनम कैलकुलेट हुआ। अब पर आवर का मतलब देखो एनुअल वर्किंग आवर्स। क्वेश्चन में एनुअल वर्किंग आवर्स कितने दे रखे हैं? तो जब हमारे पास एनुअल डेप्रिसिएशन निकल आया उसको हम जो आवर्स हैं उससे डिवाइड कर देंगे, मतलब एनुअल वर्किंग आवर से हम डिवाइड कर देते हैं। तो ये हो गया 19,000 डिवाइडेड बाई 10,000। इस तरह हमको हमारा आंसर मिल जाएगा 1.9 आवर्स। और ये है हमारे पास 1.9 आवर्स, ऑप्शन नंबर बी। तो इसको वहां पर ऑप्शन नंबर बी ये हमारा करेक्ट आंसर होगा।